चेहरे पे आपको कई कई स्पॉट्स हो जाती हैं, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, मेलाज्मा हो जाता है। इसका ख्याल कब करना चाहिए? सनस्क्रीन कितना लगाना चाहिए? हर बार जो आप अगर एक्सपेंसिव क्रीम देखते हो सोशल मीडिया पर, ज़रूरी नहीं है वो आपके स्किन के लिए। अब आप पूछोगे कि मार्केट में इतने सारे सीरम्स हैं, मेरे फ्रेंड्स तो इतने सारे लगा रहे हैं, क्या मुझे ये सीरम्स नहीं लगाने चाहिए? वो कौन सी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटी एजिंग के लिए बहुत मायने रखते हैं? नंबर 1 है क्या आपको लगता है कि दुनिया भागती चली जा रही है और साथ ही साथ एंटी एजिंग का दौरा शुरू हो रहा है? आपके अपने चेहरे पर भी शुरू हो रहा है और आपको पता ही नहीं चला कि कब आपके फेस पे दाग आ गए, रिंकल्स आ गए। तो आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग पे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर जयश्री शरद। मैं मुंबई में पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। जब मैंने 25 साल पहले अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो स्किन के लिए लोग आते थे पिंपल्स के प्रॉब्लम से, एंड इन्फेक्शंस होते थे, फंगल इन्फेक्शंस या एक्जिमा हुआ करता था। लोग अपने स्किन का ख्याल रखना तो दूर, मतलब अपने शरीर का ही ख्याल नहीं रखते थे। तो हमारे लिए फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग होता है पिगमेंटेशन, यानी कि दाग धब्बे। स्किन के चेहरे पे आपको कई कई स्पॉट्स हो जाती हैं, डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, मेलाज्मा हो जाता है, जो कि एक ब्राउनिश डिस्कलरेशन होता है चेहरे पे। फिर धीरे धीरे आपके पूरे फेस पे पिगमेंटेशन, आपके बॉडी पे, गले पे पिगमेंटेशन शुरू होती है। तो ये होता है फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग। अब उसके बाद फिर शुरू होते हैं आपके लाइंस, रिंकल्स एंड सैगिंग। इसका ख्याल कब करना चाहिए? इसका ख्याल 40-50 की उम्र पर नहीं करना चाहिए। स्किन का ख्याल जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाना चाहिए। आप सुबह उठिए, क्लेंजिंग करिए। क्लेंजिंग मतलब चेहरा धोइए। उसके बाद आप ज़रूर एक मॉइस्चराइज़र लगाइए। अगर आपका स्किन ऑयली हो तो भी आपको एक वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना ही चाहिए, क्योंकि अपर लेयर्स आपके जो स्किन के हैं उनको अंदर से मॉइस्चर नहीं मिलता है। उसके बाद सनस्क्रीन लगाना चाहिए। एक ऐसा सनस्क्रीन जो यूवीए, यूवीबी प्रोटेक्शन दे आपको। एसपीएफ उसकी 30 या 50 के बीच हो, वो बहुत है। अच्छा, अगर आप घर के अंदर हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर धूप की किरणें जो हैं, यूवीए ग्लास को पेनिट्रेट करता है। अगर आप कार में जा रहे हो तो भी 70% यूवीए ग्लास को पेनिट्रेट करता है। तो इसलिए सनस्क्रीन जो है वो घर के अंदर भी लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत देर तक लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन तो आप यूज़ ही करते हो, तो इससे आती है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट जो है आपको उतना ही डैमेज देता है जितना यूवीए आपके स्किन को कर सकता है। ये डैमेज से स्किन को क्या होता है? काले दाग पड़ते हैं, लाइंस, रिंकल्स आती हैं। इतना ही नहीं, जल्दी से आपका स्किन एज करना शुरू हो जाता है। आपका जो कोलेजन है वो जल्दी से डिग्रेड होता है, तो सैगिंग हो जाती है। इसके अलावा स्किन में एलर्जीज आ सकती हैं, सफ़ेद दाग हो जाते हैं जिसे पिट्रियासिस एल्बा कहते हैं, फोटो एग्रीवेटेड डर्मेटाइटिस कहते हैं, इचिंग होती है कुछ लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूवी एक्सपोजर और ब्लू लाइट एक्सपोजर से होती है। तो घर के अंदर भी जब आप होते हो तो सनस्क्रीन लगाइए, लेकिन टिंटेड सनस्क्रीन लगाइए जिसमें आयरन ऑक्साइड हो। आयरन ऑक्साइड ब्लू लाइट से आपको बचाता है। दूसरी बात, सनस्क्रीन कितना लगाना चाहिए? 2 फिंगर्स आपको लगाना ही चाहिए। इससे कम आप लगाओगे तो आपके स्किन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा एडिक्वेट। अब आप पूछोगे कि मार्केट में इतने सारे सीरम्स हैं, मेरे फ्रेंड्स तो इतने सारे लगा रहे हैं, क्या मुझे ये सीरम्स नहीं लगाने चाहिए दिन में? वेल, अगर आपके पास टाइम है, अगर अगर आप लगाना चाहते हो तो आपके स्किन के अनुसार आप एक सीरम लगाओगे। अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, तो आप नायासिनामाइड या विटामिन सी सीरम लगाओगे। विटामिन सी में एल एस्कॉर्बिक एसिड अगर आप लगाते हो तो उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि एल एस्कॉर्बिक एसिड जैसे ही लाइट उस पर पड़ता है वो ऑक्सीडाइज होकर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, वरना विटामिन सी के दूसरे सॉल्ट्स मिलते हैं, मैग्नीशियम अस्कॉर्बिल सल्फेट, इस तरह के बहुत सारे जो आप दिन में लगा सकते हो।
अगर आपका स्किन ड्राई हो रहा हो तो आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाइए या नायासिनामाइड सीरम लगाइए। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लाइंस और रिंकल्स आ रहे हैं तो आप एक पेप्टाइड सीरम लगाइए। आपको ये सारे सीरम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्किन के अनुसार आप एक सीरम चूज करोगे। अब लेयरिंग कैसे होता है? सबसे पहले जो सबसे पतला होता है प्रोडक्ट वो लगाना है। तो सबसे पहले सीरम, फिर मॉइस्चराइजर और उसके बाद आप एक कवरिंग कर दोगे सनस्क्रीन, और मेकअप फिर आएगा उसके बाद उसके ऊपर। तो ये आपका डे रूटीन हो गया। आपका नाइट रूटीन क्या है? आप जितने भी थक कर आओगे आपको अपना फेस धोना ही है, सारा मेकअप निकालना है। पूरे दिन में सॉल्ट्स, स्वेट, आपका जो डर्ट है, डस्ट है, ऑयल ग्लैंड्स का ऑयल, ये सारा कुछ पोल्यूशन, ये सारा आपके स्किन को क्लॉग कर देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कितने भी थक जाओ आप मेकअप निकालो और क्लेंस करो। इसके बाद अगर आपको कुछ नहीं लगाना है तो कम से कम मॉइस्चराइज़र लगा लो। और मॉइस्चराइज़र सिर्फ चेहरे पर नहीं, गले पर, हाथों पर, पैरों पर भी लगाना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ड्राइनेस बढ़ता जाता है, तो ड्राइनेस बढ़ता जाता है तो एक्जिमाज होती है, खाज खुजली वगैरह जो हम देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, बचपन में मैं देखती थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स खुजाते थे और ऐसे सफ़ेद सफ़ेद निशान हो जाते थे उनके। ये क्यों होता था? ये इसलिए होता था क्योंकि उनकी स्किन बहुत ड्राई होती थी, इसलिए तो वो तेल लगाते थे। तेल भी लगा सकते हो आप, कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, आमंड ऑयल लगा सकते हो। रात को सोने से पहले पूरे शरीर पे तेल लगा लेना, या फिर कोई थिक मॉइस्चराइजर, शिया बटर, कोको बटर। चेहरे पे क्या करोगे? चेहरे पे अगर आप मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हो, वेरी गुड। अगर आपको पूरा स्किन केयर करना है तो आप चेहरा धोने के बाद एक अंडर आई सीरम लगाओगे। अंडर आइज को मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद आप पूरे फेस पे आपके स्किन के अनुसार एक सीरम लगाओगे। अब आप रात के वक्त या तो AHA या BHA सीरम लगा सकते हो। AHA सीरम क्या होता है? ग्लाइकोलिक एसिड, एजिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब इससे क्या आपका स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगा? जी नहीं। स्किन केयर जो है वो होलिस्टिक होता है। आपके लाइफस्टाइल जो है उससे स्किन पर बहुत असर करता है। क्या आपको अच्छी नींद आ रही है? क्या आप 6 से 8 घंटे सो रहे हो? सोना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि तब जो है आपका स्किन पूरा रिपेयर होता है। फिर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज से, और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। जब स्ट्रेस कम हो तो ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन कम होने से स्किन पे एक्जिमास कम होती हैं, पिंपल्स कम होते हैं, आपके लाइंस और रिंकल्स वगैरह वो सब भी कम मात्रे में, कोलेजन डिग्रेडेशन भी जो है वो धीरे धीरे होता है। अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा हो तो ये सारी चीज़ें डबल अप हो जाती हैं। फिर जो हैबिट्स हैं, स्मोकिंग नंबर 1 कल्प्रिट टू स्पॉइल योर स्किन। स्मोकिंग से लाइंस आती हैं क्योंकि कोलेजन डिग्रेडेशन और इलास्टिन के फाइबर्स जो जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ये सारी डार्क सर्कल्स, डार्क लिप्स, ये सारा कुछ जो है वो स्मोकिंग से होता है। यही नहीं, अगर आपको एक्जिमाज है बचपन से, आपको सोरायसिस या इस तरह की बीमारियां हैं तो ये जल्दी फैलती हैं और इनका हीलिंग भी स्लो होता है दवाई लेने के बावजूद। इसलिए स्मोकिंग is the number 1 enemy to your skin. Second, alcohol and any kind of sugar. शुगर से क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकेशन। इससे जल्दी कोलाजन टूट जाता है और IGF लेवल जो है, एक हार्मोन होती है IGF, इसका लेवल बढ़ जाता है। तो इससे आपका ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है और पिंपल्स हो जाती हैं। तो शुगर से बचिए। आपको अगर एंटी एजिंग चाहिए और पिंपल्स नहीं चाहिए तो आपको शुगर से बचना है, अल्कोहल से भी बचना है। फिर लेट नाइट्स, जैसे मैंने कहा, स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है कि वो सर्केडियन रिदम को फॉलो करे, यानी कि आपको 12 से पहले सो ही जाना चाहिए। अच्छा, कभी कभी कोई लेट नाइट पार्टी हो गई है, चल जाता है, पर इसे एक रेगुलर सिस्टम ना बनाए। सिमिलरली कुछ लोग होते हैं, मैं भी जब पढ़ा करती थी MBBS में, मैं भी 2-3 बजे तक सोती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि नहीं, आपका सर्केडियन रिदम जो है
वो आपको फॉलो करना चाहिए, तब जाकर के आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस्ड रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको पिंपल्स, लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स ये सब जल्दी नहीं होती। मुझे बहुत डार्क सर्कल्स हो गए थे, बड़े-बड़े धब्बे पड़ गए थे, पिगमेंटेशन हो गई थी, मैं 3-3 बजे तक सोती थी। तो मेरा सर्केडियन रिदम तो पूरा गड़बड़ था और हार्मोन्स भी गड़बड़ थे। तो इससे स्किन पर जो असर होता था तब मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब मेरे लिए स्किन ज़रूरी नहीं था और तब कोई सिखाने वाला नहीं था, तब कोई सोशल मीडिया नहीं थी। तब तो यही था कि बस बस पढ़ते जाओ और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर कमाओ ताकि तुम एक अच्छे डॉक्टर बन सको। हर बार जो आप अगर एक्सपेंसिव क्रीम देखते हो सोशल मीडिया पर, ज़रूरी नहीं है वो आपके स्किन के लिए है, क्योंकि हर स्किन यूनिक होता है। तो कई बार एक सिंपल सा क्रीम भी आपके लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इंग्रेडिएंट्स अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड अच्छा ही होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि उसके प्रिजर्वेटिव्स और रॉ मटेरियल्स खराब हों, लेकिन इंग्रेडिएंट्स, कंसंट्रेशन और उसमें फ्रेग्रेंस ना हो, उसमें अल्कोहल ना हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स सस्ते भी हों तो आपके लिए काम कर जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा और बताती हूँ। वो कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो एंटी एजिंग के लिए बहुत मायने रखती हैं। नंबर 1 है रेटिनॉल। आपने रेटिनॉल के बारे में बहुत सुना होगा। रेटिनॉल जो है वो 1947 में इन्वेंट किया गया था। तब से हम डर्मेटोलॉजिस्ट रेटिनॉल प्रिस्क्राइब करते आ रहे हैं। नॉट जस्ट फॉर एंटी एजिंग, वी आर ऑल्सो प्रिस्क्राइबिंग इट फॉर एक्ने। 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में भी हम रेटिनॉल प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिकेटेड ट्रेटिनॉइन होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। आप मार्केट से खुद से ट्रेटिनॉइन ना खरीद लें। हालांकि ट्रेटिनॉइन अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया हो, वो आपके लिए बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम है। लेकिन आप शुरू करिए एक माइल्ड रेटिनॉल से, रेटिनैल्डिहाइड, 1% रेटिनॉल, इस तरह की रेटिनॉल इंग्रेडिएंट्स। आपको बस एक चुटकी, मतलब लेस देन अ पी साइज लगाना है और इस तरह से चेहरा धोने के बाद पूरे स्किन पे डॉट कर देना है, फिर जेंटली मसाज करना है और इसके ऊपर आप एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लीजिए। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई हो तो पहले मॉइस्चराइज़र लगाइए, फिर रेटिनॉल और उसके ऊपर वापस एक मॉइस्चराइज़र। इसे कहते हैं सैंडविच टेक्निक। अच्छा, जब आप रेटिनॉल शुरू करते हो तो हर रोज़ रेटिनॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 बार लगाइए, फिर धीरे-धीरे हफ्ते में 3 बार लगाइए। शुरू में हो सकता है थोड़ा-सा बर्निंग सेंसेशन हो, थोड़ी-सी इरिटेशन हो, इसे घबराइए मत। ये फिर से, मतलब धीरे-धीरे आपका जो स्किन है वो अडैप्ट हो जाता है रेटिनॉल से। तो इसे आप बरकरार रखें लगाना और 2-3 हफ्ते या कई बार अप टू 5 वीक्स लग जाते हैं रेटिनॉल को अडैप्ट करने में। इसके बाद आप धीरे-धीरे मात्रा बढ़ा सकते हो। आप 4 टाइम्स इन अ वीक कर सकते हो, आप 5 टाइम्स इन अ वीक कर सकते हो, आप हर रोज़ भी लगा सकते हो। सेकंड एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है पेप्टाइड। पेप्टाइड जो है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो फिर से आपके कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है और नए कोलेजन फाइबर्स को भी बनाता है। तो आपके फाइन लाइंस और आपके जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, फाइन लाइंस कम हो जाते हैं। और पेप्टाइड्स हर एक कोई भी लगा सकता है, मेल्स, फीमेल्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लगा सकते हो, किसी भी एज पे आप लगा सकते हो। रेटिनॉल नॉर्मली लेट 20 से शुरू किया जा सकता है। अब आते हैं थर्ड इंग्रेडिएंट। थर्ड इंग्रेडिएंट है विटामिन सी। विटामिन सी भी एक बहुत वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके जो सीरम्स बन रहे हैं आजकल, इनके जो बेसिस हैं उनके कारण बहुत पिंपल्स हो सकते हैं अगर आपका स्किन एक्ने प्रोन हो। अब इतने सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, इतने सारे एडवर्टिजमेंट्स, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, आज कर रहे हैं पीआरपी वैम्पायर फेशियल, कल कोई एक्सोसोम थेरेपी, फिर कोई माइक्रोनीडलिंग, कोई लेज़र कर रहा है, कोई बोटॉक्स कर रहा है, कोई फिलर कर रहा है। क्या ये सब करना ज़रूरी है? और ये किस एज पे शुरू कर सकते हैं हम? सबसे पहले जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और लाइफ़स्टाइल अगर हमारा सही नहीं होता है, उसके अलावा पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, तो स्किन का एजिंग जल्दी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको स्किन केयर शुरू करना चाहिए अपने टीन्स में। अपने टीन्स में सिंपल स्किन केयर, जैसे मैंने कहा, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन। 20s में मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और इसके अलावा एक सीरम।
लेट 20s में रेटिनॉइड, फिर 30s में जाकर के आप ट्रीटमेंट्स शुरू करोगे। कौन से ट्रीटमेंट्स? आप केमिकल पील्स करवा सकते हो, घर पे नहीं, स्किन क्लिनिक में। ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, AHA, BHA, इस तरह की पील्स बहुत फायदेमंद होते हैं। फिर माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग क्या होता है? एक डर्मा पेन होता है जिसमें बहुत फाइन नीडल्स होती हैं। इसे आपके फेस पे रोल किया जाता है और फिर सीरम्स या आपका ब्लड, जिससे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकालते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं या डाल देते हैं। इसे वैम्पायर फेशियल कहते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो अपने 30s में। इससे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स अच्छे से टाइट हो जाती हैं और आपके पोर्स कम हो जाते हैं। माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये एक्ने स्कार्स के लिए और एंटी एजिंग के लिए 35 के बाद हम करते हैं। फिर आते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स और हाईफू, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये ट्रीटमेंट्स नॉन सर्जिकल होती हैं, स्किन टाइटनिंग के लिए होती हैं। 35 के बाद कोई भी कर सकता है और करना भी चाहिए। हर महीने? जी नहीं। ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, इन्हें आप शुरू में हर महीने करिए। जो आपके माइक्रोनीडलिंग या पील्स हैं, शुरू में 6 सिटिंग के लिए करिए। उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी और हाईफू साल में 2 या 3 बार करिए। अब हम बात करते हैं बोटॉक्स की। बोटॉक्स जो है बोtulinum टॉक्सिन एक्चुअली है। ये क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum का एक प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है। तो एक एग्जैक्टली टॉक्सिन नहीं है, ये एक प्रोटीन डेरिवेटिव है जो आपके मसल्स को रिलैक्स कर देता है। जैसे जैसे आपके फेस के मसल्स मूव होते हैं, वैसे वैसे वो लाइंस बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप बहुत फ्राउन करते हो, आप फ़ोन कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, आप लैपटॉप कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, या फिर आपका नंबर बढ़ गया है आँखों का और आप इस तरह से फ्राउन कर रहे हो, तो आपकी ये लाइंस बढ़ जाती हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि आप पूरे समय गुस्से में हो। आप हँस रहे हो फिर भी गुस्से में हो। तो ऐसे में थोड़ा-सा यहाँ बोटॉक्स आप ले सकते हो। बोटॉक्स का असर जो है वो 4 महीने तक ही रहता है। ये बहुत ही सेफ है। सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद का केयर करना चाहिए। और व्हेन इट कम्स टू सेल्फ केयर, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है ना? अपने आप को जब आप अच्छा देखोगे, तो आपको एक खुशी महसूस होगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा। बेसिक स्किन केयर करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अरे वो इतनी अच्छी दिख रही है, आप भी वैसे ही हो, आप भी खूबसूरत हो, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं जोश टॉक्स की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया कि मैं आप लोगों से, इतने सारे लोगों से जुड़ सकूँ और आपको मेरे कुछ स्किन केयर टिप्स दे सकूँ। आई होप आपको इससे बहुत सारे इनसाइट्स मिले हों और आप स्किन केयर जो है आज ही शुरू कर देना। दूसरों से इन्फ्लुएंस मत होना, सोशल मीडिया से तो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना और अपना ख़्याल रखना। जोश टॉक्स को मैं कांग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ क्योंकि वो इतने बड़े, मतलब इतना उनका बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। अलग-अलग हेल्थ प्रोफेशनल्स आते हैं यहाँ, अलग-अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, दूर-दूर से, इंडिया के हर कोने से आते हैं और आप सबसे जुड़ते हैं, आप सबको इतना नॉलेज देते हैं। इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म जोश ने बना रखा है, जोश टॉक्स ने, और मतलब बहुत ही यूनिक and very helpful for so many millions of people, not just in the country but all over the world. So thank you once again, Josh Talks, and all the best to you.